नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज का हमारा विषय है मैक्सवेल संबंध। देखिए, किसी सममांगी निकाय के ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या चार ऊष्मागतिकी फलनों आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन जी द्वारा की जा सकती है। इन चारों फलनों को ऊष्मागतिक विभव या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं। इन चारों की सहायता से हम मैक्सवेल समीकरणों के जो संबंध हैं उनकी व्युत्पत्ति करेंगे। मैक्सवेल ने इन ऊष्मागतिक विभव का उपयोग कर ऊष्मागतिक चरों P प्रेशर दाब, V आयतन वॉल्यूम, T टेम्परेचर ताप एवं S एंट्रोपी में चार संबंध स्थापित किए जिन्हें मैक्सवेल संबंध कहते हैं। मैक्सवेल संबंधों की या समीकरणों की व्युत्पत्ति हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, प्रथम संबंध व्युत्पन्न करने के लिए हम ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, हमारे पास कितना होगा, du = dq - pdv। हम जानते हैं कि जो du है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, dq = TdS। तो ये मान समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा du = TdS - PdV। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जो u है फंक्शन है किसका, s और v का, क्योंकि चेंज किसके सापेक्ष हो रहा है, s और v के सापेक्ष हो रहा है, यानी ये फंक्शन होगा s और v का। अतः इसको हम कैसे लिख सकते हैं, du = ∂u/∂s at v ds प्लस du/dv at s dv। इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 2। अब देखिए, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ∂u/∂s at कांस्टेंट v = t के बराबर हो जाएगा, तथा du/dv at s = -p। दोनों से कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसको नाम दे दी समीकरण 3 व 4। लेकिन हम जानते हैं कि अवकलन सिद्धांत से हम क्या लिख सकते हैं कि ∂∂x ब्रैकेट ∂y/∂z एट कांस्टेंट x पूरे का ब्रैकेट कांस्टेंट z इक्वल ∂∂z ब्रैकेट ∂y/∂x z पूरा ब्रैकेट x। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, ∂∂v ब्रैकेट ∂u/∂s एट कांस्टेंट v पूरे का ब्रैकेट कांस्टेंट s इक्वल टू ∂∂s ब्रैकेट ∂u/∂v कांस्टेंट s पूरे का ब्रैकेट कांस्टेंट v। अब इसमें क्या कीजिए, ∂u/∂s एट कांस्टेंट v का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, मान देखिए, ∂u/∂s एट कांस्टेंट v इक्वल टू कितना है, t। तो ये हो जाएगा इसमें ∂t/∂v एट कांस्टेंट s। इसी प्रकार इसमें मान रख दीजिए ∂u/∂v एट कांस्टेंट s। तो मान कितना है, ∂u/∂v कांस्टेंट s का इक्वल टू -p, माइनस बाहर लिख दिया तो हो जाएगा ∂p/∂s एट कांस्टेंट v। ये जो है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाता है। देखिए, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, इसके लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन का इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन होता है F = u - Ts। F में चेंज को हम किस प्रकार लिख सकते हैं,
df इक्वल टू du माइनस TdS माइनस HDT। अब इसमें du का मान रख दीजिए। हम जानते हैं कि du किसके बराबर होता है, TdS माइनस PdV। मान रख दीजिए, तो मान रखने पर df क्या हो जाएगा, TdS माइनस PdV माइनस TdS माइनस HDT। इसमें से TdS से TdS कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा df इक्वल टू माइनस PdV माइनस HDT। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि f जो है फंक्शन किसका हो जाएगा, v और t का। अतः हम लिख सकते हैं df इक्वल टू डेल एफ अपॉन, देखिए समीकरण 1 से स्पष्ट है कि f जो है फंक्शन होगा v और t का। अतः हम क्या लिख सकते हैं, df को डेल f अपॉन डेल v एट t dv प्लस डेल f अपॉन डेल t एट v dt। इसमें जो डेल सही से बना नहीं है, तो डेल सही से बना लेना, डेल f अपॉन डेल v एट t, और ये है डेल f अपॉन डेल t एट v। दोनों समीकरणों से हम कंपेयर करेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 2 से तुलना करेंगे तो डेल f अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t इक्वल टू माइनस p, और डेल f अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v इक्वल टू माइनस s। पुनः अवकलन के गुणधर्म से हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल v ब्रैकेट डेल f अपॉन डेल t कांस्टेंट v पूरे का होल ब्रैकेट कांस्टेंट t इक्वल टू डेल अपॉन डेल t ब्रैकेट डेल f अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t पूरे का होल ब्रैकेट कांस्टेंट v। मान रख दीजिए, इसमें डेल f अपॉन डेल t एट v का मान रखेंगे, कितना है, डेल f अपॉन डेल t एट v माइनस s, तो इसमें आ जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल, सॉरी इसमें आ जाएगा माइनस डेल s अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t इक्वल टू, इधर रखेंगे डेल f अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t, ये है माइनस p, तो डेल p माइनस साइन बाहर आ जाएगा, डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बचेगा, डेल s अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t इक्वल टू डेल p अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v। यह है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। देखिए मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा, ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा अर्थात एंथैल्पी निम्न सूत्र से दी जा सकती है, H इक्वल टू यू प्लस पी वी, या इसमें परिवर्तन को किस प्रकार लिख सकते हैं, DH इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। हम जानते हैं कि डी यू इक्वल टू क्या होता है, TdS माइनस पी डी वी। मान रख दीजिए, तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, TdS माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी। ये हो जाएगा DH इक्वल टू TdS प्लस वी डी पी। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि H जो है फंक्शन हो जाएगा S और P का। किस प्रकार लिख सकते हैं, DH को डेल H अपॉन डेल S एट कांस्टेंट P ds प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट S dP। इसको दे दी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन डेल H अपॉन डेल S एट कांस्टेंट P इक्वल टू T और डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट S इक्वल टू V। अवकलन गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल S ब्रैकेट डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट S होल ब्रैकेट एट कांस्टेंट P इक्वल टू डेल अपॉन डेल P ब्रैकेट डेल H अपॉन डेल S कांस्टेंट P होल ब्रैकेट एट कांस्टेंट S। मान रख दीजिए, इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डेल V अपॉन डेल S एट कांस्टेंट P इक्वल टू डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट S। ये जो समीकरण है वो कहलाता है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। अब देखिए मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण ज्ञात करने के लिए हम गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन का इस्तेमाल करते हैं। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन की परिभाषा से हम क्या ले सकते हैं, G इक्वल टू H माइनस टी एस। H हम जानते हैं कि एंथैल्पी होता है, इसका मान होता है U प्लस पी वी। मान रख दीजिए, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस पी वी माइनस टी एस। स्मॉल चेंज के लिए
डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। हम जानते हैं कि डी यू कितना होता है, टी डी एस, डी यू बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी वी, मान रख दीजिए। तो टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब जो राशि कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो इसमें टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा और पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जी जो है फंक्शन है किसका है, पी और टी का। अतः हम क्या लिख सकते हैं, डी जी इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डी पी प्लस डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी। 1 व 2 से तुलना करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएंगे डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू वी और डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू माइनस एस। अवकलन के गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल पी ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी होल ब्रैकेट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी ब्रैकेट डेल जी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी होल ब्रैकेट कॉन्स्टेंट पी। मान रख दीजिए इसमें, तो मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। यह मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमने देख लिया है, सिंपल वे है। एक मेथड याद रखेंगे तो सारे के सारे इजी हो जाएंगे। हमें याद रखना है कि कौन से समीकरण के लिए कौन सा ऊष्मागतिक विभव काम में लेना है। और किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट ये मैक्सवेल समीकरण याद होने चाहिए कि प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, तृतीय कौन सा है। तो हम उसके लिए एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि इनको कैसे याद रख सकते हैं। ये देखिए, हम क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर से हम एस क्लॉकवाइज फॉर्म में लिखना चालू करेंगे, एस पी टी वी क्लॉकवाइज ऐसे, और सब पे डेल लगा दीजिए तो ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी। अगर इधर टी है तो यहाँ पर कांस्टेंट टी हो जाएगा बराबर डेल पी अपॉन डेल टी, इधर वी है तो यहाँ पर कांस्टेंट वी हो जाएगा। तो ये है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, एस पी टी वी लिख दीजिए पहले, फिर सब पे डेल लगा दीजिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें एक माइनस साइन लगा दीजिए। इधर पी है तो इधर कांस्टेंट पी हो जाएगा, इधर टी है तो इधर कांस्टेंट टी हो जाएगा। तो ये है चतुर्थ समीकरण। अब क्या करेंगे, एस को राइट साइड के निचले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, फिर क्लॉकवाइज, जैसा भी सूटेबल लगे। तो देखो मैं घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉक, एस पी टी वी, सब पे डेल लगा दिया। इधर एस है तो यहाँ पर कांस्टेंट एस हो जाएगा, इधर वी है यहाँ पर तो इधर कांस्टेंट वी हो जाएगा। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसमें माइनस साइन आ जाएगा। तो ये है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। इसी प्रकार देखिए, अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, एस पी टी वी, सब पे डेल लगा दीजिए और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इधर एस है तो इधर एस कांस्टेंट हो जाएगा, इधर पी है तो इधर पी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। तो ये थोड़ा सा मेथड है जो हमने कभी हमारे टीचरों से सीखा था और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार इनको सिंपल वे में याद रख सकते हैं। धन्यवाद।